नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, आपकी कक्षा एक बार फिर से पुनः प्रारंभ हो चुकी है और यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप जुड़ सकते हैं। जुड़ करके आप लाइव ऐप में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए, तो हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हम लोग समास पढ़ रहे हैं। समास में अव्ययी भाव समास हम लोगों का चल रहा है, तो अव्ययी भाव समास को आइए देखा जाए। आप देखते होंगे कि एक ऊपर यहाँ लिखिए कुछ सूत्र लिखे गए हैं। जैसे अव्ययी भाव, आप किताब खोल के बैठा करिए, जब आप इसको पढ़ा करिए तो किताब आप बाबूराम सक्सेना जरूर खोल लिया करिए। यहाँ सूत्र लिखा अव्ययी भाव शरत प्रतिभ्य जराया जरस्य। अव्ययी भाव समास के अंत में आने पर शरद इत्यादि शब्द टच प्रत्यय जुड़ने से अवश्य ही आकार हो जाता है। मतलब जब टच प्रत्यय जुड़ेगा तो टच का मतलब अ जुड़ जाता है। वो शब्द आपके बने थे। फिर आपने इसके बाद ये देखा था, फिर आपने देखा कि ये नदी पौर्णमास्याग्राहिणीभ्य, इसको कल देखा था। तो नदी पौर्णमासी तथा आग्राहिणी शब्दों के अव्ययी भाव समास के अंत में आने पर विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। ये विकल्प से टच प्रत्यय जो लगाता है वो कौन सा सूत्र है? ये नदी पौर्णमास्या अग्राहिणीभ्य। तो कुछ नदी पौर्णमासी शब्द हैं, जैसे नदी पौर्णमासी अग्राहिणी शब्द है। जैसे यहां पर जब प्रत्यय लगेगा तो आप देख रहे होंगे कि लिखा है उपधन पौर्णमासी। उपधन पौर्णमासी है ना? क्या लिखा है? उपधन पौर्णमासी। मासी, मासी लिखा है। अब आप जब इसको उपधन पौर्णमासी करेंगे तो ये पौर्णमासी शब्द आया, इस सूत्र के अंतर्गत है, नदी पौर्णमास्या अग्राहिणीभ्य के अंतर्गत। अब पहले तो इसको उप पौर्णमासी कर दोगे। उप पौर्णमासी, माँ पे छोटी सा पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। आपने इसके पहले पढ़ के आए थे एक सूत्र जिसमें वह क्या कर देता है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से एक सूत्र आपने पढ़ा था। जैसे आपने उपगंगा को उपगंग बना लिए थे, उसी तरह से उपनदी को उपनदी बना लिए थे। वही आपका जब ये हर्ष हो जाएगा, हर्षो नपुंसके प्रातिपदिका से, तो उपपौर्णमासी बन गया। ये जो लिखा है उपपौर्णमासी पहला। फिर इसके बाद उपपौर्णमासम। अब जब ये टच प्रत्यय लगेगा तो आपका उपपौर्णमासम ही बनेगा। दो रूप बनेंगे, एक उपपौर्णमासी और एक उपपौर्णमासम। उपधन आग्राहिणी, वही बात है, आग्राहिणी आया तो अड़ा पे फिर हर्ष हो जाएगा, उप आग्राहिणी होगा। ड़ का अंतिम अक्षर ई हो जाए, उपग्राह्याणी और उपग्राह्यणम, उपाग्राहणम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके बनेंगे किस सूत्र से? नदी पौर्णमास्याग्राहिणीभ्यश्च। यह सूत्र करता क्या है? यह सूत्र आपका विकल्प से टच प्रत्यय का विधान कर देता है। विकल्प से टच प्रत्यय का विधान करता है कब? जब भैया पौर्णमासी और ये उप आग्राहिणी शब्द आएगा तब सीधे लगा देगा तो दो रूप बन जाएंगे। आप रूप को पकड़िए, एक उप पौर्णमासी, एक पौर्णमासम, उप आग्राहिणी, उप आग्राहणम। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक आपने कल भी ये भी देखा था, गिरेश सेनकस से। ये क्या करता है? गिर के ऊपर तीन लिखा लिखा गिर शब्द के भी अव्ययी भाव के अंत में आने पर विकल्प से टच लगता है। ये भी विकल्प से टच लगता है। गिरेश सेनकस्य सूत्र है उपधन गिरी। उपधन, उपधन गिरी, उपधन गिरी को आप विसर्ग हटाएंगे, उपगिरी उपगिरी करेंगे तो एक उपगिरी बनेगा और एक लगेगा उपगिरम बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि नपुंसक लिंगी एक वचन में विभाव समास होता ही है। तो उपगिरम
उपगिरी बन गया किस सूत्र से, गिरे से निकष्य से। अब आइए जो आपको मेन पढ़ना है अव्ययी भाव। अब तक तो आप अव्ययी भाव समास पढ़ के में कुछ सूत्र थे जो टच प्रत्यय करते थे। वो टच प्रत्यय कौन कौन से सूत्र करते हैं एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। वो आपका अनश्य टच प्रत्यय करता है और आपका नपुंसका दंड तरस्याम टच करता है, झय सूत्र टच लगाता है, अव्ययी भाव सरत प्रतिभ्य और जराया जरस वार्तिक से टच लगेगा, नदी पौर्णमास्या ग्रहणीभ्य सूत्र से टच लगेगा, गिरेश सेनकस सूत्र से टच प्रत्यय लगेगा। अब नीचे जो ये लिखा है कि अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि विद्यर्था भावात संप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आन पूर्व योग पद सादृश्य संपत्ति शाकल्यांत वचनेशु। यही आपको ये अब जानना जरूरी है कि अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है। पहला नोट करिए पॉइंट को, अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है। यही कभी कभी पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास कितने अर्थों में होता है, पहला सवाल। तो आपका उत्तर होगा 16 अर्थों में होगा। अब जो 16 अर्थों में समास होगा वही समास का उदाहरण बताएंगे। कौन कौन भैया? तो अव्यय अर्थ में होगा, विभक्ति अर्थ में होगा, समीप अर्थ में होगा, समृद्धि अर्थ में होगा। इसी तरह से 16 अर्थों में समास होगा। उसका पहला उदाहरण लिखा है, देखिए लिखा है कि अव्ययी भाव में जो अव्यय आते हैं उनके प्रायः ये अर्थ होते हैं। अव्ययी भाव में जो पहला शब्द है अव्यय, तो अव्यय किन किन अर्थों में आता है, अव्यय किन किन अर्थों में आ सकता है? 16 अर्थों में अव्यय आएगा और जो 16 अर्थों में अव्यय आएगा उन्हीं के साथ समास बनाते चले जाइए। जैसे लिखा है कि यथा अधिहरि, अधिहरि का लौकिक विग्रह है हरौ इति। अब इसका जब बनेगा अधिहरि का समास बनेगा तो अधिहरि बनेगा, हरि के विषय में, है ना। ये किसी विभक्ति का अर्थ है, हरौ इति। देखिए एक बार एक उदाहरण आपको हम समझाएं। जैसे लिखा अधि हरि, अधिहरि। अब यहां पर जो हरि है, अधिहरि माने हरि के विषय में, ऐसा बताया हरि के विषय में। तो हरौ में विभक्ति लगी है कौन सी? हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरे हरे हरौ। हरौ में सप्तमी विभक्ति लगी है ना। सप्तमी मतलब ये विभक्ति अर्थ में आया है, क्योंकि हरौ यहाँ विभक्ति हरि में सप्तमी लगी है। तो ये अधिहरि समास में कौन सा समास है? अधिहरि में अव्ययी भाव समास है। फिर दूसरा सवाल कि अधिहरि किस अर्थ में समास हुआ है? तब आपका उत्तर होगा कि यह विभक्ति अर्थ में होगा। पहला विभक्ति अर्थ में समास हुआ है। दूसरा समीप अर्थ का उदाहरण देखिए, उपधन गंगा। उपधन गंगा मतलब गंगायाः समीपम इति, गंगा के समीप। अब यहां जो उप है तो क्या बन जाएगा? उपगंगा का उपगंगम बनेगा। उपगंगा शब्द का अभी आपने इसके पहले करके आया है कि उप धन गंगा, तो इसको आपने पीछे एक उदाहरण में उपगंग कहा होगा। उप गंगा है ना, तो आप उपगंग किया होगा आपने, क्योंकि आकारांत है, इसको ह्रस्व कर दिया नपुंसको प्रातिपदिक सूत्र से, उपगंग बन गया। अब उपगंग में आप प्रत्यय लगाते हैं तो उपगंगम बन जाता है नपुंसक लिंग के एक वचन में। लेकिन यहां पर आपसे पूछेगा उपगंगम में, उपगंग से उपगंगम जो बना, उपगंगम में समास अव्ययी भाव है। यहां उप शब्द समीप अर्थ में है, मतलब गंगा के अर्थ में जब इसका विग्रह होगा तो गंगायाः समीपम हो जाएगा, माने गंगा के समीप। किसके समीप? गंगा के नजदीक, गंगा के पास, उपगंगा, ऐसा बन जाएगा। उपगंगम में समास, बस इतना सा पकड़ते चलिए आप, उपगंगम में गंगा के समीप। अब तीसरा उदाहरण आप देखिए समृद्धि का, यही सूत्र में सब लिखा है।
विभक्ति समीप, अब समीप के बाद समृद्धि। समृद्धि का अर्थ है जैसे सुधन मद्र, तो मद्रा नाम समृद्धि, मद्र एक देश है। जो फाइनली समास बनेगा सुमद्रम, आपसे पूछेगा सुमद्रम में कौन सा समास है, इसका विग्रह क्या है, तो विग्रह जरूर रटे रहना, मद्राणाम समृद्धि। मद्राणाम समृद्धि मतलब मद्र देश की समृद्धि ना, मद्र देश की समृद्धि। तो मद्राणाम समृद्धि में यहां पर किस अर्थ में समास हुआ, ये पकड़े रहना, समृद्धि अर्थ में समास हुआ। किस सूत्र से, अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि विद्यर्था भावात से समृद्धि अर्थ में समास हुआ। उपसुमद्रम में जो है वह अव्ययी भाव समास है। अगला उदाहरण आप देखेंगे, चौथा वृद्धि। वृद्धि का मतलब नाश और दरिद्रता होता, तो यहाँ लिखा है कि वृद्ध्यर्था भाव, समृद्धि का वृद्धि, तो वृद्धि शब्द है, वृद्धि नहीं है, वृद्धि है, इस बात को भी ध्यान रखना। यहाँ वृद्धि अर्थ मत लगा देना, वृद्धि माने बढ़ोतरी वाला, वृद्धि लिखा है, वृद्धि माने नाश दरिद्रता का अर्थ है। जैसे है दुर्यवनम, यहाँ आपसे दुर्यवनम में समास पूछेगा, किसमें, दुर्यवनम। दुर्यवनम में जब समास आपसे पूछेगा तो किस अर्थ में समास होगा, तो यवना नाम वृद्धि, यवना नाम वृद्धि। यवना नाम वृद्धि, यवना नाम वृद्धि मतलब यवनों का नाश, यवन का नाश। यवन शब्द आपको शिवराज विजय में आया होगा, है ना, तो यवनों का नाश दुर्यवनम, दुर शब्द है, यहाँ दुर उपसर्ग लगा है, यहाँ सु उपसर्ग लगा है, तो दुर्यवनम दुर उपसर्ग लगा है, और उपसर्ग जब लगता है तो आप ऐसा जानते हैं कि अव्ययी भाव समास प्रायः देखने को आपको प्राप्त होता है। यह किस अर्थ में समास है, वृद्धि अर्थ में, इतना आपसे पूछेगा। फिर तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि दुर्यवनम में किस सूत्र से समास हुआ है, तो अव्ययम विभक्त समेत समृद्धि अर्थ में समास हुआ है। इतना आपको चीजें पकड़ के चलनी है। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वहां उस पर चर्चा करी जाएगी। समास बहुत सरल है, बस समास को आप ध्यान से देखिए, जहां कहीं समास ऐसी बातें आती उस पर चर्चा करी जाएगी। चलिए आगे देखिए, चौथा पांचवें अर्थ में लिखा है अभाव। अभाव जैसे लिखा है कि निर्मस्कम, ये देखिए निर्मस्कम, तो यहां पर कौन सा उपसर्ग लगा, निरुपसर्ग लगा। उपसर्गों की संख्या 22 होती है। निरुपसर्गम मतलब मसका नाम अभाव, मसक, मशक माने होता है मच्छर, मसक समान रूप अतिधरी, ऐसा पढ़ा है आपने। तो मशक माने मच्छर होता है, और निर्मस्क माने मच्छरों का अभाव, मच्छरों से विमुक्त, ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई स्थान जहां पर मच्छर न हो, है ना। तो वो मस्का नाम अभाव, इसका ये विग्रह है, मस्का नाम अभाव निर्मस्कम में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। किस अर्थ में समास, तो आप कहोगे अभाव अर्थ में समास है। यहाँ अभाव आपको दिखेगा, मस्का नाम अभाव निर्मस्कम में। उसी तरह से छठवां है अत्यंत माने नाश, अव्ययम विभक्त समेत समृद्धि विद्यर्था भावात संप्रति शब्द प्रादुर्भाव। अब अत्यंत अर्थ है नाश अर्थ में, जैसे अति हिमम, अति उपसर्ग, हिमम मतलब जाड़े की समाप्ति, हिम माने बर्फ होता है, और बर्फ कैसा, अति हिमम मतलब जो ये अति उपसर्ग लगा, यहाँ पर अति धन हिम, हिमस्यात्यय माने हिम का अत्य, हिम का नाश अर्थात हिम की समाप्ति। कभी कभी आपसे पूछ लेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पर इसी प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि अत्यंत, जो नाश शब्द को अत्यंत, अत्यंत अर्थ का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है, आप कहोगे नाश होगा। और नाश में अति हिमम में किस अर्थ में समास हुआ, अत्यंत अर्थ में समास हुआ। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। असंप्रति, ये बहुत महत्वपूर्ण समास है, आपसे पूछेगा कि असंप्रति मतलब अति निद्रम में समास पूछेगा। अति निद्रम, अति निद्रम माने नींद का अधिक होना, लेकिन यहां पर असंप्रति अर्थ में समास हुआ। असंप्रति का मतलब होता है कि निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा के अनुपयुक्त काल में, मतलब इस समय आपका सोना ठीक नहीं है। जैसे दिन में कोई सो रहा है तो आप कह दीजिए कि निद्रा संप्रति न युज्यते,
दिन में सोना ठीक उचित नहीं है। तो यह जो असंप्रति है, यह अनुचित, असंप्रति का अर्थ अनौचित्य है, मतलब इस समय सोना यह अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए अनौचित्य लिखा गया है। बस प्रकृति वही रहेगी, उसको आप जानते रहिए, सब सरल है। अतनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, लौकिक विग्रह जरूर आप समझते रहिएगा। अगला है शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में समास देखें तो शब्द का प्रकाश, शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द का लिखा है कि इति हरि, इति हरि में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह होगा हरि शब्द से प्रकाश, माने हरि के शब्द का प्रकाश। शब्द प्रादुर्भाव है यहाँ पर, हरि का शब्द का प्रकाश है। हरि शब्द का उच्चारण, मतलब जैसे आप हरि शब्द लेते हैं तो एक प्रकाश, एक इस प्रकार के भाव समझे जा सकते हैं। शब्द से प्रकाश इति हरि, इति हरि का इति धन हरि बनेगा, संधि तो पूछेगा नहीं मान लीजिए आपसे यहाँ, लेकिन हरि शब्द से प्रकाश है, जानते रहिए यह प्रादुर्भाव अर्थ में समास हुआ है यहाँ पर। आगे देखें पश्चात अर्थ है। पश्चात अर्थ में लिखा है कि यथा, अब यहां पर एक चीज और है कि अव्यम विभक्त समीप संधि विद्यर्था भावात संप्रति शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव तक आपने पढ़ लिया। फिर यथा, यथा के 4 भाग होते हैं, अभी आपको देखने को मिलेगा। यथा मतलब जैसे कह दिया जाए अनुविष्णु, अनुविष्णु माने विष्णु के पीछे, अनुविष्णु विष्णु के पीछे, यहाँ विष्णु के पश्चात माने बाद में, विष्णु के बाद में विष्णु के पीछे। पश्चात अर्थ में यहाँ पर समास हुआ है विष्णु के पीछे, अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, इसका विग्रह लौकिक विग्रह होगा विष्णु पश्चात। अनुविष्णु में समास पूछे, अनुपसर्ग भी दिख रहा है आपको, और यहाँ पर समास जो होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। यथा का भाव ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण में आती हैं। यथा का भाव, यथा का भाव योग्यता, यथा में 4 चीजें आती हैं। क्या क्या 4 चीजें आती हैं भैया, इसको नोट कर लीजिए। यथा में जैसे एक आपकी योग्यता आएगी, दूसरा आपका विप्सा, तीसरा अनतिक्रम, और चौथा सदृश। समान, योग्यता, विप्सा, अनतिक्रम और सदृश, ये यथा के 4 भेद होंगे जिसके अर्थों में समास देखने को मिलेगा। जैसे यथा का भाव योग्यता, अब जैसे कहा कि अनुरूपम में कौन सा समास है, आपसे अगर कहे अनुरूपम में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह क्या होगा, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। भाई रूप के योग्य, जैसा रूप वैसा, यथा ना, जैसा रूप वैसा, रूप के योग्य, रूपस्य योग्यम। यहां पर योग्य उचित है, यहां पर यथा के अर्थ अर्थात योग्यता के अर्थ में समास हुआ अनुरूपम में। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, यथा का अर्थ है योग्यता के अर्थ में, मतलब रूप के योग्य। जैसे आप कोई व्यक्ति है, आप कह दो उसको कि रूपस्य योग्य में, अपने रूप के योग्य है। जैसे किसी कोई भगवान कृष्ण है तो उनका जो कलर है, उनका जो रंग है, उनके जो कार्य हैं, उनके जो कर्म धर्म है, वो रूपस्य योग्यम। आपने नहीं पढ़ा था अभिज्ञान शाकुंतलम में कि न तादृशा आकृत विशेष गुण विरोधिना भवन्ति, है ना, जिसकी जैसी आकृत होती वो उसके विरोधी नहीं होते, मतलब रूप के योग्य होते हैं। तो यही बात है रूपस्य योग्यम, ठीक है, रूपस्य योग्यम जैसा रूप। दूसरा अर्थ विप्सा, विप्सा का मतलब होता है कि किसी अर्थ का शब्द का बार बार आना, 2 बार आना विप्सा अर्थ में। जैसे कहा प्रत्यर्थम में कौन सा समास है, प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ में,
मतलब अब 2 बार ये शब्द आएगा, अर्थम अर्थम प्रति। इसका विग्रह अर्थम अर्थम थी, जो अर्थ अर्थ शब्द 2 बार आया वो किस अर्थ में आया? विप्सा के अर्थ में आया। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ये अर्थम अर्थम प्रति, अर्थ अर्थ के प्रति, तो बन गया प्रत्यर्थम। प्रति उपसर्ग लगा दिया और अर्थम अर्थम को मिला दिया तो प्रत्यर्थम बन गया, मतलब प्रत्येक अर्थ में। यहां पर ये जो अर्थम अर्थम की 2 बार प्रवृत्ति हुई वो विप्सा के अर्थ में। विप्सा का मतलब पुनरुक्ति, शब्द का बार बार आना। तीसरा है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य मतलब जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति अव्ययी भाव का सबसे फेमस उदाहरण है ना, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। क्या विग्रह होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य, माने शक्ति के अनुसार। जैसे नहीं कहते यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। यथा दानम, जैसी आपकी शक्ति उसी के अकॉर्डिंग आप दान करते हो, यथाशक्ति। तो वही बात हो गई, शक्तिम अनतिक्रम्य ने शक्ति के अनुसार। तो यहां पर यथा के अर्थ में जो अनतिक्रम्य है उसके अर्थ में समास हुआ। आपसे समास बहुत मान लीजिए यथाशक्ति में हर कोई समास लगा देगा कि अव्ययी भाव समास है, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि यथाशक्ति किस अर्थ में समास हुआ है, तब क्या करोगे? तब आप अनतिक्रम में जानते रहना। यहां पर शक्तिम अनतिक्रम में जब ये विग्रह पढ़ लेंगे, रटे रहेंगे, जाने रहेंगे कि शक्तिम अनतिक्रम में इसका विग्रह बनता है, तो अनतिक्रम में अर्थ में समास बनेगा। अब आगे कहे कि सादृश्य। सादृश्य माने यथा, जैसे ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण सहरी, इंपॉर्टेंट। सहरी, सहरी में कौन सा समास है? तो हरे, इसका विग्रह बनता हरे सादृश्यम, हरि के सदृश, हरि के समान। तो सादृश्य अर्थ में यहाँ जो हमने आपको बताया था चौथा, ये सादृश्य अर्थ में समास होगा, सहरी बनेगा। सहरी का लौकिक विग्रह है हरे सादृश्यम, और यहाँ पर यथा के योग में सादृश्य अर्थ में यहाँ पर समाप्त हो गया। अब इतना तो यथा हो गया। अब 16 अर्थों में समास है, तो 11वां अर्थ देखिए, आनुपूर्वम। आनुपूर्व में बनेगा आपसे अनुज्येष्ठम। तो ज्येष्ठम माने ज्येष्ठस्यानुपूर्वेण, ज्येष्ठ के अनुसार, ज्येष्ठ के क्रम से। आनुपूर्व का मतलब क्रम। यथा अनुज्येष्ठ, अनुज्येष्ठ का अनुज्येष्ठम में समास बनेगा अव्ययी भाव। इसका विग्रह होगा ज्येष्ठम अनुपूर्वेण, आनुपूर्व अर्थ में समास हुआ। अनुज्येष्ठम में किस अर्थ में समास हुआ भैया? आनुपूर्व अर्थ में समास हुआ, ये नोट करिएगा। योगपद 12वां। योगपद का अर्थ होता है, युगपद शब्द है एक साथ का होना। कोई चीज जैसे एक साथ आए तो उसको आप युगपद बोलते। युगपद माने जोड़ा, साथ में आना। तो योगपद माने एक साथ का होना। जैसे बनता है, आपसे पूछा सचक्रम, सचक्रम का विग्रह है चक्रेण युगपत। चक्रेण युगपत अर्थात चक्र के साथ ही। अव्ययी भाव समास में काल से भिन्न अर्थ में सह का स हो जाता है। ये आपका ये सूत्र है, आपकी किताब में नीचे लिखा होगा। अव्ययी, इसमें नीचे देखिए एक सूत्र लिखा होगा ना, दूसरा, अव्ययी भावः च काले। अव्ययी भावः च काले, यहां पर ये सूत्र है। समास इसमें आपको ऐसे ही नोट करना है चाहिए। अव्ययी भाव च काले सूत्र है। ये यहां देखिए सह के ऊपर 2 नंबर लिखा है, मतलब ये दूसरा सूत्र है अव्ययी भाव च काले। कह रहा है कि अव्ययी भाव समास में काले माने काल से भिन्न जब अर्थ आएगा तो सह का स हो जाएगा। सचक्रम चक्रेण युगपत। अब 13 नंबर का उदाहरण दिया। 13 में कहा कि सादृश्य का उदाहरण ऊपर 10 के अंतर्गत आ चुका है। मतलब ये रूपस्य योग्यम में 2 प्रकार की बात हुई। जैसे आपसे पूछा कि अनुरूपम में, अनुरूपम में समास रूपस्य योग्यम मतलब योग्यता अर्थ में भी है, योग्यता प्लस सदृशता, दोनों अर्थ में यहां समास है। ये दोनों अर्थ का उदाहरण अनुरूपम। मतलब चाहे आप कहिए कि अनुरूपम अनुरूप के योग्य, चाहे आप कहिए रूप के सदृश, रूप के समान। क्या रूप के समान? जैसा रूप वैसा गुण, इसलिए भाव एक ही होगा। इसलिए इसका उदाहरण इन्होंने न दे करके ये बता दिया कि यहां पर
10 के अंतर्गत आ चुका है, सादृश्य का उदाहरण है। तो ये इंपॉर्टेंट अनुरूपम में योग्यता और सदृशता दोनों का उदाहरण है, यहां कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, अगले देखा जाए 14वां पूछता है संपत्ति। 14वें अर्थ में अव्ययी भाव जो समास होगा, संपत्ति मानी योग्यता अनुसार संपत्ति को संपत्ति कहते हैं, योग्यता अनुसार संपत्ति को संपत्ति कहते हैं। योग्यता से अधिक किसी देवता आदि के प्रसाद से प्राप्त तो उसे समृद्धि या रिद्धि कहते हैं। इसी कारण ऊपर समृद्धि आ चुकने पर भी यहाँ पर संपत्ति शब्द आया। जैसे दिया है कि सक्षत्रम, ये नोट करिए सक्षत्रम में कौन सा समास है, तो सक्षत्रम छत्राणाम संपत्ति, क्षत्रियों का संपत्ति है ना। अब वो क्षत्रियों की संपत्ति जो है उनको प्राप्त है, मान लीजिए, तो यहां पर समृद्धि के अर्थ में आया, संपत्ति के अर्थ में आया। आपसे पूछेगा कि सक्षत्रम में का विग्रह क्या है, तो छत्राणाम संपत्ति ही, और सक्षत्रम में किस अर्थ में समास हुआ, संपत्ति अर्थ में, जानते रहिए। 15वां साकल्य, पूरा सूत्र पढ़ेंगे, साकल्यांत वचनेसु, अभी एक और बचा है 15 और 16। साकल्यांत वचनेसु, साकल्य का मतलब शाकला जानते हैं, साकला शब्द जानते होंगे, यज्ञ इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। साकला माने शब को शामिल कर लेना, साकल्य कहते हैं। जैसे कहें कि सत्रणम में कौन सा समास है, सत्रणम, तृणम अपरित्यज्य, मतलब तृणम अपरित्यज्य माने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ले लिया साथ में, एक तिनका भी ले लिया। सतृणम माने तिनकों को साथ में लिया, स माने साथ में, तृणम माने तिनको, तो सब कुछ ले लिया साथ में। यहाँ सतृणम में समास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साकल्य के अर्थ में समास है। सतृणम में कौन सा समास, साकल्य अर्थ में समास है, इसका विग्रह है तृणमपि अपरित्यज्य। चलिए अब ये अंतिम उदाहरण है अव्ययी भाव का। अब इसको आप जानते हैं, यहां लिखा है सबसे अंतिम, और ये परीक्षा में आया हुआ, साग्नि। साग्नि, साग्नि में कौन सा समास है, आप कहोगे साग्नि में अव्ययी भाव समास है। किस अर्थ में समास है, तो आप कहोगे ये अग्नि पर्यंतम, देखिए लिखा अग्नि पर्यंतम, माने अग्नि के, अग्निकांड पर्यंतम, अग्नि की समाप्ति तक। सह धन अग्नि साग्नि, सह का अभी आपने एक सूत्र पढ़ा था ना कि सह का स हो जाता है, सह धन अग्नि साग्नि अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। तो यहाँ पर ये जो सवाल है ये पूछा गया है, साग्नि किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ, तो आप कहोगे अंत अर्थ में, अग्निग्रंथ पर्यंतम। पर्यंतम अग्निग्रंथ पर्यंतम माने दे दिया, मान लीजिए, तो पर्यंतम अंत अर्थ में समास यहां तक हो गया। अब आप जितना समास पढ़े हो, सब उदा समासों को एक कॉपी उठाइए और उस कॉपी पे 16 अर्थों वाले सारे समासों को, उसका लौकिक विग्रह एक चार्ट बना लीजिए और 2-3 बार 4 बार इसका वाचन कर लीजिए। इससे अच्छा पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। जितने उदाहरण आपने देखा है, सब उदाहरण में मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन कर दूं, आप देख लीजिए। जैसे आपका अधिहरि, उपगंगम, दुर्यवनम, फिर आपका निर्मस्कम, अतिहिमम और अतिनिद्रम और इतिहरि और अनुविष्णु। फिर ये यथा के चारों उदाहरण, अनुरूपम, यथाशक्ति, सहरि, अनुज्येष्ठम, ये सब उदाहरण आप क्या करिए, लिखिए, उसका लौकिक विग्रह जरूर लिखिए और किस अर्थ में समास हुआ उसके आगे एक चार्ट बनाइए। यहां लिखिए समास, एक चार्ट बनाइए और समास वहां पर इधर लिखिए कि सामासिक शब्द,
फिर इधर लिखिए लौकिक विग्रह, ठीक। समासिक शब्द जैसे यथाशक्ति, उसका यथाशक्ति का लौकिक विग्रह शक्ति मनत क्रम में। फिर किस अर्थ में समास हुआ है, किस अर्थ में समास हुआ उसका नाम। फिर आगे पेज बचा है किस सूत्र से समास हुआ है। ये चीजें एक चार्ट बनाइए, जल्दी जल्दी आप ऐसे उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब देखिए और कुछ समास अव्ययी भाव में होते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां कहां और अव्ययी भाव समास आपका होगा। द्रष्टव्य पिछले पृष्ठ का नोट संख्या 2, यहां लिखा है काल से अतिरिक्त। ये काल से अतिरिक्त अर्थ में अव्ययी भाव समास में सह का स हो जाता है। कालवाचक शब्द के साथ समास किए जाने पर स ही रहता है। जैसे सह धन पूर्वान्न में, आप सह पूर्वान्नम में कौन सा समास होगा, तो आप जानते हैं कि यह सह पूर्वान्नम में जो समास होगा यह आपका अव्ययी भाव समास होगा। इसका सह धन पूर्वान्न, पूर्वान्न और मध्याह्न शब्द है। पूर्वान्न मतलब किसी दिन का पूर्व भाग, उसके साथ में जब सह जोड़ेंगे तो यह पूर्वान्न शब्द कैसा है, यह कालवाची है ना, समयवाची है। दिन का है पूर्वान्न और मध्याह्न कालवाची है, इसलिए सह धन पूर्वान्न में जब आप जोड़ेंगे तो वह सह हो जाएगा। सह पूर्वान्नम लिखा है। काल से अतिरिक्त माने काल के अलावा अर्थ में अव्ययी भाव समास में सह का स हो जाता है और कालवाचक शब्द के साथ समास सही रहता है। इसलिए जब कालवाचक का उदाहरण आया तो पूर्वान्न में सह का सही रह गया और जहां नहीं रहता वहां पर परिवर्तन होकर के केवल सह का सह दिख जाता है, सहरी। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखिए। सूत्र लिखा यावदव धारणे। यावदव धारणे यह सूत्र क्या कहता है, कहता है कि अवधारणे, अवधारणे माने अवधारणा, अवधारणा अर्थ में यावत के साथ भी अव्ययी भाव समास बनता है। जैसे यावंत श्लोकास्तवंतो अच्युत प्रमाणाः, इस अर्थ में यावत श्लोकम समास पद बनेगा। यहां पर आपसे समास पूछेगा, ये नोट करिए। यावत श्लोकम, यावत श्लोकम में किस सूत्र से समास हुआ, आप कहोगे यावद, यावद उदाहरणे सूत्र से समास हो गया, अव्ययी भाव समास यहां दिखा। और किस अर्थ में हुआ, आप कहोगे अवधारण अर्थ में समास हुआ। तो इतनी ही बात अभी आप पकड़ के चलिए, बाकी आप जानते हैं। और समास का जो प्रक्रिया होती है ना, जैसे कोई आप समास जब सिद्ध, कभी आपको अभी ऐसे पढ़िए, अभी आपको अगर हम ऐसे पढ़ाना शुरू करते कि एक शब्द में बताते कि कैसे कैसे समास हुआ है, किस समास में समासिक शब्द है, किस समास की प्रातिपदिक संज्ञा किससे हुई, कृतद्धित समासाश्च प्रातिपदिकम से, फिर उसका किससे लोप हुआ, सुपोधात प्रातिपदिकों से, फिर लोप को वर्तमान में बनाए रखने के लिए सूत्र आएगा। फिर ऐसे करके 8, 10, 12 सूत्र लगते हैं तो एक शब्द का समास बनता है। वह आपकी व्याकरणिक प्रक्रिया हुई। और जबकि आपके टीजीटी में पूछता क्या है, सिर्फ पूछेगा यावत श्लोकम में किस अर्थ में समास हुआ, यावत श्लोकम का विग्रह क्या होगा, कि यही समास आपसे पूछा जाएगा। तो इतना आप पकड़ के चलो, बाकी फिर चर्चा आपसे करी जाएगी। आगे देखना, अब अगला सूत्र है आंग मर्यादा अभिविध्यो। लिखा है कि मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में आंग के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास बनता है। कभी कभी अव्ययी भाव समास विकल्प से बनता है और समास न करने पर पंचमी विभक्ति करनी पड़ती है। जैसे एक शब्द आया आमुक्ति, आमुक्ति, आमुक्ति शब्द है, आमुक्ति शब्द है ना, आमुक्तेर्वाह संसार। इसी प्रकार अभिविध में, इसी प्रकार आपका अभिविध शब्द है आमुक्ते, इसी से मिलता जुलता शब्द है अभिविधि। इसी से फिर एक शब्द है अबालम, आबालम। ये शब्द यहां सब में समास अव्ययी भाव हुआ। किस सूत्र से, आंग मर्यादा अभिविध्यो। आंग का क्या अर्थ है, आमुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है, आंग उपसर्ग है।
आंग उपसर्ग में अंगा की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, केवल आ बचता है। यही मुक्ति में आ दिख रहा है, आ मुक्ति बन गया। अभिविद्धि, आंग अभिविद्धि, अब अभिविध पूरा शब्द ही है, आंग मर्यादा अभिविध्यो लिखा है अभिविधि अर्थ में। आबालम, आंग उपसर्ग लगा, तो यहां शब्द किस अर्थ में समास हुआ? यह आंग मर्यादा अभिविध्यो सूत्र से, यहां पर विकल्प से अव्ययी भाव समास हुआ है। अगर नहीं होता तो फिर समास कर देते, पंचमी विभक्ति करनी पड़ जाती, तो समास विधि से बना देते। आमुक्ति, आमुक्तेर वाह संसार, आविधि, आबालम, आबालेभ्यो, यानी कि बालेभ्यो में विभक्ति लग गई है। हरि भक्ति, हरि हरि भक्ति, ये सब चीजें देखना। आगे लिखा है एक सूत्र और है इसमें, लक्षणे नाभिप्रति अभिमुख्य सूत्र है। ये क्या कहता है? ये लिखा है लक्षणे नाभिप्रति अभिमुख्यो, अभिमुख्य द्योतक, अभि और प्रति लक्षण अर्थ चिन्हवाची पद के साथ अव्ययी भाव समास बनाते हैं। जैसे अग्निमभि इति अभ्याग्नि, अग्नि प्रति इति प्रत्याग्नि, ये नोट कर लेना। प्रत्यग्नि में और अभ्यग्नि में जो समास हुआ, अव्ययी भाव समास हुआ। यहां पर अग्नि लिखा ना, अभ्यग्नि, अग्नि प्रति, अग्नि की तरफ, अभ्याग्नि प्रत्याग्नि, अग्नि की ओर। लिखा है अभ्याग्नि पतंति शलभा पतंति, अभ्याग्नि प्रत्यग्नि शलभा पतंति। शलभ माने होते हैं वो छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, जीव। जैसे अभी आग जला दी जाए कई खेत में, तो आप दूर खड़ा होकर के देखिए रात के समय में, तो जो छोटे छोटे कीट होते हैं सब उसी में पटपटा के गिरते हैं। ठंडी में आप अलाव जलाते हैं तो कुछ चीज शलभ जो होते हैं आकर के उसी में गिरते हैं ना। तो वो कहा कि आभग्नि प्रत्याग्नि शलभा पतंती, तो मतलब अग्नि की तरफ जो अभिमुख हो, अग्नि की तरफ जो गिरे, वह सूत्र है लक्षणे नाभि प्रति अभिमुख्य। जब अभि और प्रति ये दोनों उपसर्ग जब चिन्हवाची मतलब लक्षणवाची पद के साथ समास बनाएंगे तो अव्ययी भाव समास बनेगा। ऐसे आपका अभ्यग्नि और प्रत्यग्नि में समास होगा। अब देखिए यहां पर कुछ चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास का। अब यहां पर आपने पूरा देखा होगा। अब इसके बाद चलिए देखिए 241 नंबर पेज पे देखेंगे, लिखा है कि जिस पदार्थ से किसी का सामीप्य दिखाया जाता है उस लक्षण भूत पदार्थ के साथ सामीप्य सूचक अनु अव्ययी भाव बन जाता है। जैसे अनुवन, अनुवनम शनिगर्तः, क्या उदाहरण है इसका? अनुवनम शनिगर्तः माने वनस्य समीप्यर्थ, जिस पदार्थ से किसी का सामीप्य दिखाया जाता है माने वन के समीप। यहां पर ये जो शब्द है अनुवनम, अनुवनम सनिर्गतः, ये वाक्य, ये जो शब्द है यहां पर ये जो अनु है, ये अनु क्या है? जिस पदार्थ से किसी का सामीप्य दिखाया जाता है। मतलब अर्थ क्या होगा? यहां अनु का अर्थ समीप है, मतलब अर्थ क्या होगा? वन के समीप। वन के समीप, यहां अनु समीप अर्थ में है, इसीलिए यहां पर जो समास हुआ वह अनु, यह समीपवाची बन गया, अव्ययी भाव समास आपका हो गया। आगे देखें एक सूत्र है इसका, अनुरियत समया, अनुरियत समया। अनुरियत समया सूत्र है। इस अनुरियत समया में ये जो अनु है यह समीप अर्थ में है। यही बात यहाँ कहा, इसी का परिभाषा है ये कि जिस पदार्थ से किसी का समीपता दिखाई जाती है उस लक्षण भूत पदार्थ के साथ समीप सूचक अनु अव्ययी भाव बन जाता है। यहाँ अनु के साथ समास हो गया
इस सूत्र से अनु अनुयत समय सूत्र से, तो समीप अर्थ हो गया बन के समीप में। और ये देखिए कभी कभी इसकी चर्चा कर देते हैं। देखिए समास का जो प्रकरण है वो यथोचित क्रम से रखा गया, लेकिन बाबूराम सक्सेना किसी भी समास को कहीं से उठा करके जहां समास पाए उसको उठा के एक जगह ला करके, जैसे अगर जहां जो समास अव्यय भाव का होता है तो अव्यय भाव में लाके रख दिए, चाहे वो भले ही षष्ठी का कोई कहीं कोई समास षष्ठी तत्पुरुष का हो। उसी तरह से दिखा है पारे और मध्य, एक सूत्र है कि पारे मध्य षष्ठा वा, किताब खोल के देखना नीचे लिखा होगा आपका सूत्र पारे मध्य षष्ठ्या वा। ये कहता है कि पारे और मध्य शब्द षष्ठ्यंत पद के साथ अव्ययी भाव समास बनाते हैं, और विकल्प से षष्ठी तत्पुरुष भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछे पारे गंगम, पारे गंगम में कौन सा समास है, तब आप क्या कहेंगे? पारे गंगम में समास कहा ना कि पारे और मध्य जब षष्ठ्यंत पद के साथ अव्ययी भाव समास बनाते हैं तो विकल्प से षष्ठी भी बनता है। एक बार तो बनेगा पारे गंगम में अव्ययी भाव समास, एक बार तो अव्ययी भाव समास बनेगा पारे गंगम में, लेकिन जब पारे गंगम में, तो पारे माने गंगा, अब इसी का विग्रह यदि आप कर दें गंगा याह पारे, देखिए लिखा है गंगा याह पारे, मतलब गंगा के उस पार। तो किसके पार? गंगा याह, गंगा के पार। तो गंगा याह में कौन सी विभक्ति लगी है? रमा का रूप चलाइए, गंगा की तरह चलेगा, षष्ठी विभक्ति बनेगी एक वचन में। तो गंगा याह पारे, गंगा के पार, तो इसलिए यहां पर गंगा पारे में समास षष्ठी तत्पुरुष भी हो जाएगा, ध्यान रखना। गंगा पारे, जब गंगा पारे पूछे गंगा याह पारे, तब यहां षष्ठी तत्पुरुष समास। और जब आपसे पूछे पारे गंगम, तो पारे गंगम में यहां पारे शब्द के नाते अव्ययी भाव समास हो गया। लेकिन यह बात कहा कि जब षष्ठी विभक्ति के साथ होगा तो बिल्कुल हो जाएगा भैया, पारे गंगम माने गंगा के पार, ऐसा अर्थ लेंगे तो फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी तरह से सेम उदाहरण आपका मध्य गंगम या गंगा मध्य, तो मध्य गंगम यही बात, मध्य गंगम अव्ययी भाव, लेकिन जब आप कहेंगे गंगा याह मध्य, गंगा के मध्य, गंगा के बीच, तो फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाए। यहां दोनों समास हैं, पारे गंगम और गंगा पारे में। यह पारे मध्य षष्ठे वा सूत्र है, इस बात का ध्यान रखना। आपका यहां से पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि पारे गंगम अव्ययी भाव, गंगा पारे षष्ठी तत्पुरुष, मध्य गंगम अव्ययी भाव, गंगा मध्य षष्ठी तत्पुरुष, दोनों हो जाएगा पारे मध्य के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब तत्पुरुष पे समास पे देखेंगे। अव्ययी भाव समास का प्रकरण समाप्त हुआ। अब तत्पुरुष समास के प्रकरण में आते हैं। ये समास का प्रकरण आप जरा देखिएगा, यहां से अब उतना ज्यादा हौच पौच वाला सिस्टम नहीं रहेगा, और आप घबराइए बिल्कुल ना। टीजीटी की परीक्षा आपकी इससे क्रैक हो जाएगी, नोट करके लिख लीजिए। यहाँ क्या समास पूछा हुआ वो गलत नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे कि यहाँ कौन सा समास होता है उसको आप नोट्स बनाइए, नोट लिखिए, इतना जरूर करिएगा, फिर आपका गलत नहीं होगा। लेकिन जब कभी आपको विद्वता आपकी दिखानी हो, एक एक शब्दों का अगर आप ऐसे समास पढ़ो तो एक शब्द को सिद्ध करने में मुश्किल से 3 शब्द पढ़ सकते हो, और 3 शब्द में सिद्धि करने में वही प्रक्रिया बार बार चलेगी, वही सिद्धि प्रक्रिया चलेगी। तो जो महत्वपूर्ण होगा समास का कि कौन सा सूत्र कौन सी संज्ञा करता है, ये मैं आपको लिखवा दूंगा, बता दूंगा, नोट कर लीजिएगा। तत्पुरुष समास देखिए, लिखा है कि तत्पुरुष उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। सीधे उठा करके यहीं से लाइन पूछ देगा आपके संस्कृत में कि जिस समास का प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताता है वह समास कौन सा समास कहलाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड कि
जिस समास का प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताता है वह समास तत्पुरुष कहलाता है। यह बात आपको विशेषण विशेषण बहुलम में देखने को कर्मधारय में मिलती है। तो कर्मधारय भेद तो तत्पुरुष का ही तो भेद है कि नहीं है ना? इसीलिए अब यहां पर यह बात है। दूसरी बात कहा कि चूंकि तत्पुरुष का प्रथम पद वैशिष्ट बोधक होता है, दूसरा सवाल आपसे पूछेगा किस समास का प्रथम पद वैशिष्ट बोधक होता है? यही से बनाने वाला पेपर उठा के बना देगा संस्कृत में कि किस समास का प्रथम पद वैशिष्ट बोधक होता है। पॉइंट नोट करिए, आपका होगा कि तत्पुरुष समास का पहला पद वैशिष्ट बोधक होता। और क्या होता? विशेषण का कार्य करता है। किस समास का पहला पद वैशिष्ट बोधक होता है और विशेषण का कार्य करता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। और उत्तर पद विशेष होता है। जब पहला पद विशेषण होगा तो दूसरा पद विशेष होगा ही। और चूंकि विशेष प्रधान होता है इसलिए तत्पुरुष की अक्सर कहा गया उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष। इसलिए कह दिया गया उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। जिसका उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष कहलाता है ना? जिसका उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष कहलाता है। मतलब उत्तर पद विशेष होता है। उत्तर पद क्या होगा? विशेष। प्रथम पद क्या होगा? विशेषण। या इसी को आप वैशिष्ट बोधक की कह सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आप देख लीजिए कि राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः अर्थ क्या निकला? राजा का पुरुष। तो ये राजा का पुरुष में यह राज्ञः शब्द जो है, पहला शब्द क्या है? यह पहला शब्द जो है यह विशेषण है। किसका भाई? किसका नौकर? राजा का नौकर। किसका आदमी? राजा का आदमी। तो यह राज्ञः पुरुष में राज्ञः शब्द विशिष्टता नहीं है। किसी राजा का आदमी है, किसी का नौकर है, तो पहला पद वैशिष्ट बोधक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और उत्तर पद विशेष होगा तो ये किसका आदमी है, इसकी विशेषता क्या है? यह राजा का आदमी है। ये उदाहरण आपका दिया गया ना। राज्ञः पुरुष है और जो आपका समास बनता है वो राजपुरुषः बनता है। क्या बनता है? राजपुरुषः। यहाँ राज्ञः एक प्रकार से पुरुष का विशेषण है। और कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण शब्द सर्प शब्द का विशेषण है। जैसे कह दिया जाए कृष्ण सर्प, सर्प माने सर्प, कृष्ण माने काला, काला सर्प। यहां लेकिन ध्यान रखना, आगे बात बताई जाएगी ये कि कृष्ण में विभक्ति लगी प्रथमा का एक वचन और सर्प में भी प्रथमा का एक वचन। यह समानाधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है और यह व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण। व्यधिकरण मतलब जिसकी विभक्तियां पहला पद किसी और विभक्ति का हो, दूसरा पद किसी और विभक्ति का हो, उसको व्यधिकरण कहते हैं। जिसकी विभक्तियां दोनों समान हो उसको समान अधिकरण कहते हैं। अधिकरण माने विभक्ति। तो राज्ञः में षष्ठी यहाँ लगी है, पुरुष में प्रथमा लगी है, तो एक पद षष्ठी का एक पद प्रथमा का, इसलिए किसका उदाहरण हुआ? यह व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हुआ। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष। और कृष्ण सर्प, तो जो ये कृष्ण ये सर्प है, जहां जहां सर्प जाएगा वहां वहां अपना कृष्णत्व, अपना कालापन लेकर के जाएगा। अपना कालापन थोड़ी छोड़ देगा कि यहाँ काला सर्प दिखा वहां उज्जर सफेद दिख जाएगा। सर्प तो सर्प है, काला सर्प है, तो उसका ये सर्प का जो कालापन है उसके साथ में है। इसके पहला पद क्या है? ये सर्प जो है यह विशेष है और इसकी सर्प की विशेषता क्या है? यह काला है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण सर्प में यह आपका समानाधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। या भी तो आपको तत्पुरुष समास की बात बताई जा रही है। ऐसे चीजों को पकड़ते रहिए धीरे धीरे। किंतु
नित्य समास वाले कृष्ण सर्प का विग्रह नहीं होता, किंतु नित्य समास का कृष्ण सर्प का विग्रह नहीं होता, मतलब कृष्ण सर्प तो कृष्ण सर्प ही होगा। तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। अब देखिए दूसरी बातें, महत्वपूर्ण बातें, तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है तत्पुरुष, तत्पुरुष के दो भाव बन सकते हैं। एक आपका भाव बनेगा तस्य पुरुष है, और जो दूसरा बनेगा सह पुरुष है। सह पुरुष माने वह पुरुष, और तस्य पुरुष माने उसका पुरुष, जैसे राज्ञ पुरुष करते हैं। अब ये इसका दो प्रकार से विग्रह होता, तस्य पुरुष है तत्पुरुष है, और सह पुरुष है तत्पुरुष है। तत् माने उसका, पुरुष माने पुरुष, वही है तत्पुरुष, वही है तत्पुरुष। अब लिखा कि इन दोनों अर्थों के अनुसार ही तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद हो गए। एक भेद हो गया आपका व्यधिकरण तत्पुरुष। अब यहीं पे समास के तत्पुरुष के दो भेद भी हो जाएंगे। एक भेद हो जाएगा आपका व्यधिकरण, और एक हो जाएगा समानाधिकरण। व्यधिकरण का मतलब अलग अलग विभक्तियां जिसकी हों वो व्यधिकरण कहलाता है। जैसे राज्ञ पुरुष, जैसे यहां राज्ञ समझ लीजिए, जैसे राज्ञ पुरुष है ना, बालकस्य माता, बालक की माता। समानाधिकरण जैसे कृष्ण सर्प। अब एक चीज ये देखना है कि यहां पर जितने समास होंगे वह द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जाएंगे। तो आप कहेंगे कि द्वितीया तत्पुरुष, आप कहेंगे तृतीया तत्पुरुष, आप कहेंगे चतुर्थी तत्पुरुष, आप कहेंगे पंचमी तत्पुरुष, आप कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष, आप कहेंगे सप्तमी तत्पुरुष। ये जो द्वितीया तृतीया चतुर्थी षष्ठी सप्तमी है, मतलब विभक्ति बदल रही है। मतलब एक पद द्वितीया का होगा तो एक पद किसी और का होगा, एक पद सप्तमी का होगा, एक पद किसी और का होगा। जैसे सप्तमी में प्रेम निधूरतः, एक शब्द प्रेम निधूरतः, प्रेम धूर्तः में कौन सा समास है? प्रेम धूर्तः में कौन सा समास है? आपको आगे मिलेगा। तो प्रेमणि धूर्तः, इसका विग्रह होगा प्रेमणि धूर्तः। प्रेम शब्द में सप्तमी लगी, धूर्तः में प्रथमा लगी, तो कौन सा समास हुआ? सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ। जो पद पहला पद जिस विभक्ति का होगा वह समास बन जाएगा। अगर द्वितीया का पहला पद होगा तो द्वितीया विभक्ति होगा, जैसे कृष्णम श्रितः। जैसे कृष्ण आगे मिलेगा, जैसे कृष्णम श्रितः। ये सवाल टीजीटी 2021 में पूछा था, कृष्णम श्रितः का क्या बनेगा? लोग लगाए थे कृष्णाश्रितः, और आपकी किताब में लिखा, हम संशोधन करवा देंगे। कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः। तृतीया तत्पुरुष जैसे है मासा अवरह, तो मासेन अवरह, तो मासेन शब्द तृतीया का, इसलिए तृतीया तत्पुरुष है ना। तो इसी तरह से जो बनेगा। और समानाधिकरण में, समानाधिकरण का मतलब प्रथमा, समानाधिकरण मतलब प्रथमा। कभी ये नहीं कहा इन्होंने कि प्रथमा तत्पुरुष, प्रथमा तत्पुरुष नहीं कहा। और आगे जब आप बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के दो भेद होंगे, व्यधिकरण और समानाधिकरण। तो वहां समानाधिकरण के 6 भेद होते हैं बहुब्रीहि में, लेकिन तत्पुरुष में व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं। ये बात जानते रहना अभी से, इसी का उल्टा हो जाएगा वहां। यही बातें आपको जाननी है, इतना ही समझ लो काफी है अभी फिलहाल। अब देखिए लिखा हुआ है सपुरुष तत्पुरुष। व्यधिकरण अर्थात जिसमें समास का प्रथम शब्द किसी दूसरी विभक्ति में हो, और समानाधिकरण अर्थात जिसमें प्रथम शब्द की विभक्ति और दूसरे शब्द की विभक्ति एक ही हो, वो आपका हो गया। तो राजपुरुष यह व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है,
और कृष्ण सर्पः ये समानाधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अब आप व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कल से आप इसके भेद पढ़ेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष में अब आपका चलेगा कि द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष आपको देखने को प्राप्त होगा। देखिए, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। अब एक एक नीचे सूत्र दिया होगा, उस सूत्र से समास बनता चला जाएगा। लिखा है कि यदि समास का प्रथम शब्द द्वितीय विभक्ति में रहा तो वह द्वितीय तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार जिस विभक्ति में प्रथम शब्द रहेगा उसी के नाम पर उस समास का नाम हो जाएगा। आसान बात हो गई ना। 7 विभक्तियों में केवल प्रथमा विभक्ति शेष रही। सात विभक्तियों में, नोट कर लीजिएगा, सातों विभक्तियों में यदि केवल प्रथमा विभक्ति शेष रही, माने प्रथमा नहीं कहा, प्रथमा समानाधिकरण में आ गया। यदि प्रथम शब्द प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा तो वह व्यधिकरण का समास फिर नहीं बनेगा। जैसे कृष्ण सर्पः, जैसे कृष्ण सर्पः कह दिया मान लीजिए, अब ये कृष्ण सर्पः में कृष्ण में प्रथमा लगी है, अब इसको आप कह दो सर ये व्यधिकरण तत्पुरुष है, तो कृष्ण नहीं होगा। कृष्णम हो सकता है, कृष्णम बन सकता है, लेकिन कृष्ण नहीं बनेगा। तो यहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष हो ही नहीं दे सकता, ये समानाधिकरण हो जाएगा। इस कारण ये 6 ही भेद व्यधिकरण के होते हैं। व्यधिकरण के कितने भेद होते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। बात समझ में आई? बस आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल तत्पुरुष के उदाहरण हम लोग देखते चलेंगे, एक एक शब्द में सूत्र के साथ। जैसे आपका कोई सूत्र पढ़ेंगे, मान लीजिए द्वितीय का सूत्र देखेंगे, द्वितीय श्रीतातीत पतितगतस्था प्राप्तापन्नैः, यहाँ पर आए हुए सारे शब्द फिर द्वितीय तत्पुरुष होंगे। कल से मजा आएगा आपको समास पढ़ने में। आपको केवल अव्ययी भाव समास नोट कर लीजिए, किस अर्थ में समास होता है, और ये नोट कर लीजिए कभी कभी कुछ सूत्र जान लीजिए, वहां अनश्च इत्यादि जो टच प्रत्यय लगता है। बाकी जो कल से आप समास पढ़ेंगे वो समास आपको अच्छा भी लगेगा और बोरियत भी नहीं होगी, और बोर होना भी नहीं चाहिए। आपको शब्द पकड़ना है, शब्द में समास सही करना है ना। ठीक है मित्रों, कल मिलते हैं आपसे फिर से शाम को 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।